नमस्कार, मैं राकेश रंजन मनी कंट्रोल से बजट के दिन आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं हमारे मनी कंट्रोल के सीनियर एडिटर संजीव जी। आज बजट से आम लोगों को क्या मिला, टैक्स पेयर को क्या मिला, आपके हिस्से में क्या आया, यह जानने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस बजट को लेकर खासकर मनी कंट्रोल की टीम पिछले कई हफ्तों से लगातार कोशिश कर रही थी कि अपने रीडर्स को बताया जाए कि बजट में क्या हो सकता है, और अब वो समय आ गया है कि हमारी वित्त मंत्री ने जो कुछ भी दिया है तो उसका क्या, कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या क्या मिला है हमें। तो अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ खास चीज़ नहीं मिला, बट वो कोई अपेक्षा नहीं थी क्योंकि पिछले साल काफ़ी कुछ मिला था। वो पर्सनल इनकम टैक्स में वो थ्रेशोल्ड ज़्यादा हुआ तो सबके टैक्स कम हुआ था। तो इस साल हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं थी पर्सनल इनकम टैक्स में। मैं मतलब बजट स्पीच से मुझे ये लगा कि अगर आप देखेंगे कि आम आदमी के लिए क्या मिला, इस साल उनका जो ज़्यादा तक उनका ध्यान सर्विस सेक्टर में था। जैसे बोल रहे थे कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे बनाएंगे, जहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं होगा, काफ़ी यूनिवर्सिटी होंगी वो टाउनशिप के अंदर, और वो टाउनशिप कोई बड़ा इंडस्ट्रियल शहर या लॉजिस्टिक शहर के पास होगा। तो ये सर्विस सेक्टर में काफ़ी ध्यान दिया क्योंकि वही जो नौकरी की पोटेंशियल है ज़्यादा तक। जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप भारत की जो पॉपुलेशन देखेंगे, जो 60 साल से ज़्यादा लोग हैं, वो तो उनका जो रेशियो ज़्यादा हो रहा है जी। तो उनके लिए जो आप देखभाल करना है वो स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि ये जो मामूली नर्स की ट्रेनिंग नहीं चलेगी, तो उसके लिए जैसे वो नए इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये जो पढ़ाई पे और ये स्किल पे काफ़ी इस साल ध्यान दिए, लेकिन ये सब एक साल में नहीं होने वाला है। अगर नया यूनिवर्सिटी लगाना है तो बिल्डिंग तो बना सकते हैं एक साल में, जो से, लेकिन अध्यापक लेके आने में और उस यूनिवर्सिटी के माहौल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये अच्छी बात है, बट शुरुआत तो कभी करना है। तो मुझे लगा कि ज़्यादा तक एम्फेसिस इस साल पढ़ाई पे था, स्किलिंग पे, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में बहुत सारे नौकरियां आ रही हैं। उसके लिए इस वक्त वो जो स्किलिंग जो चाहिए वो अभी नहीं है लेकिन कम है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने जो बताया कि सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस रहा इस बार, लेकिन सर ये उपाय ऐसे हैं जिनके नतीजे आने में समय लगेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो आम आदमी ये जानना चाहता है कि जो 1 फरवरी 2026 को बजट पेश हुआ, तो हमारे लिए उसमें क्या है? कुछ खास नहीं है, वही मेरा जवाब होगा। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि हर साल हम लोग ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि कुछ खास होगा या बहुत बड़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगा या मेडिक्लेम या कोई भी वो सब सेक्शन 80C जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो इंश्योरेंस PPF के लिए था वो बढ़ जाएगा। वो तो नहीं है, और मेरे ख्याल में वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमारा समझ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि जब न्यू टैक्स रिजीम आ गई तो ये ऐसे जो एग्जेम्पशंस देते रहे कि 80C में आपको अगर PPF में डालेंगे तो इतना टैक्स कम होगा, वो सब इसमें मतलब कोई प्रोविज़न नहीं है और हम नहीं देना भी नहीं चाहते हैं कि उसीलिए हम लोग वो जो बेसिक लेवल तो इंक्रीज़ किया है। जैसे वो जो आपका टैक्स रेट है वो बदल गया है। तो उनका कहना है कि आप ये अपेक्षा मत रखिए, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं होगा। कभी कभी 5 साल में एक बार यहाँ वहाँ कुछ कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो समझिए कि ये ऑलमोस्ट नक्की हो गई है कि आपका जो रेट वगैरह। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि हर साल जब, जैसे हम सब आम आदमी हैं एक वजह से, आप देखेंगे कि हम दो टाइप का असर होता है। डायरेक्टली जैसे पिछले साल इनकम टैक्स में हुआ था, या कोई सोचिए कोई एक इंश्योरेंस वो जो प्रधानमंत्री का जो इंश्योरेंस पैकेज आया था, ऐसे तुरंत असर हो सकता है। दूसरी चीज़ है जब बजट अगर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचे
इकोनॉमी को कि थोड़ा स्टडी रखे। जैसे इस साल वो जो उधार लेना वगैरह वो एक ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है और वो स्टडी है, तो कोई नुकसान नहीं है, तो वो भी अच्छी बात है। वैसे वो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जहाँ मतलब अर्थशास्त्र थोड़ा स्टेबिलिटी रखती है तो सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि तब जो नौकरी वगैरह कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है, नया फैक्ट्री बनाने के लिए तैयार है, ऐसे तो माहौल अच्छा होता है। तो मैं इस साल माहौल के मैं जहाँ तक मेरा समझ है वो बजट माहौल को ठीक रखा, स्टेबल रखा, लेकिन डायरेक्ट असर नहीं पड़ा किसी पे, मतलब जो आम आदमी पे कोई डायरेक्ट असर नहीं है, क्योंकि टैक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। सर ये कह सकते हैं क्या कि ये बजट स्टेबिलिटी का बजट है, ना कि रिफॉर्म्स का? स्टेबिलिटी का बजट ही था। रिफॉर्म्स के कोई बहुत बड़े उपाय, बहुत बड़ी ये जो रिफॉर्म्स, ये बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्री के लिए, जैसे कस्टम्स में काफ़ी उनका जो प्रोसेस होता है, जितना लाइसेंस लेना पड़ता है, जितना मतलब पेपर जो फॉर्म्स भरना पड़ता है, वहाँ कम हुआ है, उनके लिए तो कम हुआ है। तो मेरे ख्याल में पिछले 5 साल में हर साल इंडस्ट्री के लिए एक या दूसरा जगह पे कुछ ये जो उनका जो पेपर वर्क वगैरह कम होता रहता है। तो इस साल कस्टम्स में उनके लिए बहुत हुआ था। और जैसे हम वो तो इनडायरेक्ट इफेक्ट बोल सकते हैं, अगर उनका ज़िंदगी आसान बन जाए तो वो उनका जो सेंटिमेंट अच्छा रहता है, तो नौकरी मिलने की जी बाकी लोगों की ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सर ये स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई है और बता रहे हैं कि इसकी वजह एसटीटी जो F&O पे एसटीटी बढ़ाया गया है, तो ऐसे वक्त जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन 2025 में बहुत ख़राब रहा, 2026 में अभी करीब 1 महीने का समय बीता है, लेकिन प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में सर एसटीटी को बढ़ा देना और फिर शेयर बाज़ार का इतना ज़्यादा गिर जाना, तो सर क्या ये सही है? मुझे आश्चर्य की बात है। मैं ख्याल में कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की एसटीटी बढ़ाएंगे। ज़्यादातर लोग उनका ये आशा था कि वो जो कैपिटल गेन्स में कुछ कम करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से, अब देखिए जब मार्केट की बात आती है, ये हर साल बजट कुछ थोड़ा अजीब किस्म के मूव्स होते हैं कि ये बोल सकते हैं कि 1.5 साल से सेबी का चेयरमैन या कभी कभी मंत्रियों भी ये जो रिटेल इन्वेस्टर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वहाँ जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनको लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो उनको वहाँ से थोड़ा डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी कभी सेबी चेयरमैन अपने भाषण में भी जी पिछले कई बार सेबी चेयरमैन ने कहा इस पर, वो उसका असर पूरा मार्केट पे पड़ा। और सर इकोनॉमी के लिए तो जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाया है और दूसरा कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को थोड़ा कम किया है, और इसके अलावा सर इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कुछ आपको सर लग रहा है, कोई उपाय? और कुछ नहीं है उनके, मतलब उनके जैसे टूल किट में और कोई टूल नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 साल से बढ़ रही है, और मेरे ख्याल में वो जहाँ तक आगे पिछले साल भी मैं वो रिवाइज्ड एस्टिमेट देख रहा था, जितना उनका बजटेड था उससे थोड़ा कम वो खर्चा कर चुके हैं, क्योंकि सरकार को जो कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा, इससे ज़्यादा, क्योंकि उनका तो एक फॉर्मेट होता है कि ऐसे ही जैसे प्राइवेट सेक्टर में मालिक बोल सकता है यहाँ 100 रुपया खर्चा करो, वहाँ उनका तो प्रोसेस होता है, 10 जगह पे परमिशन लेना पड़ता है, CAG ऑडिट होती है, तो उनका जो मेरे ख्याल में कैपेसिटी इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस साल 12 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा वो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के 12.2 मेरे ख्याल में वो भी पूरा नहीं करेंगे, तो उससे कम ही होगा, क्योंकि कैपेसिटी जो मैक्सिमम वो जो कर सकते हैं वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सर अगर ये पूरा नहीं होगा तो कहते हैं कि ग्रोथ में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो गवर्नमेंट कैपेक्स का है, तो क्या इसका असर पड़ेगा ग्रोथ पे? मैं ज़्यादा नहीं, अगर और
30-50 हज़ार करोड़ में मुझे नहीं लगता है कि उतना असर पड़ेगा, बट लेकिन मुझे ये तो बोलना चाहिए। देखिए ये जो मैं एक उदाहरण देता हूँ, मतलब इंडिया में केंद्रीय सरकार है और राज्यों हैं, तो इस साल फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी आज रिलीज़ हुआ है, अभी शायद वो अपलोड हुआ होगा अब तक। जैसे मैं एक नेशनल हाईवे का उदाहरण देता हूँ जिसको बताने के लिए कि राज्य की जो बजट है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये ग्रोथ के लिए। 100 किलोमीटर रोड में नेशनल हाईवे सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक, वहाँ 30-40% ट्रैफिक वो हाईवे पे जाता है। लेकिन हाईवे तक पहुँचने के लिए बाकी जो स्टेट हाईवे वगैरह, अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और राज्य का मतलब उनका जो बैलेंस शीट ठीक नहीं है, तो ये जो केंद्रीय सरकार का कैपेक्स का जो असर थोड़ा कम होता है। तो हमें देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है 2-3 दिन लगेंगे कि फिनेंस कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है, क्या असर पड़ेगा बहुत सारे स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू साइड है, जो पैसा आता है, जैसे उनका जीएसटी, जब वो जीएसटी कट हुआ था पिछले साल, जो दिवाली के समय, दशहरा दिवाली के टाइम पे हमें सब फायदा हुआ था, मतलब बहुत सारे चीज़ में जो टैक्स कम हुआ। लेकिन राज्य सर, हर राज्य के लिए ये वो तो फरवरी मार्च में वो तो प्लान करके वो जीएसटी एक रेट है उस पर प्लान करके वो जो अपना बजट बनाते हैं। लेकिन बीच में जब ऐसे कम होता है तो यहाँ काटते हैं, वहाँ काटते हैं, किसी न किसी तरफ, क्योंकि टारगेट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो जो उधार लेने का इंडिपेंडेंस नहीं है। वो तो केंद्रीय सरकार के परमिशन के बाद वो लोग आरबीआई के पास जाके बोल सकते हैं कि हम लोग 10,000 या 5,000 करोड़ में लेना है। तो यहाँ तो जितना हो सके वो कर चुके हैं, लेकिन राज्यों में जो क्या होता है वो तो ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर उनके पास पैसा कम है या जो जहाँ जैसे हाईवे बना रहे हैं उसके लिए कनेक्टिंग रोड नहीं बन पाते तो असर कम होगा। आज के बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो क्या हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अब इसमें अब कुछ होना नहीं है और लोगों को उम्मीद करने की जरूरत नहीं है? वही उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोग को ओल्ड से न्यू भेजना चाहते हैं। बट लेकिन अगर आपके पास होम लोन है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी बेनिफिट्स हैं, बट बोल रहे हैं कि लगभग 70% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स मूव कर गए हैं। जैसे अगर आप जुलाई 31 जो डेट आता है टैक्स फाइलिंग के लिए, अगर आप नहीं करते हैं, आपको दिसंबर तक टाइम है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रेजिम में डाला जाता है। जी, उसके बाद आपके पास ओल्ड रेजिम ही इस्तेमाल करने का विकल्प नहीं होता। तो उनका जो इरादा है कि किसी न किसी तरफ सबको न्यू टैक्स रेजिम में भेज दें। लेकिन एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट है कि इससे हाउस होल्ड सेविंग्स पे असर पड़ रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की क्या सोच हो सकती है? हाउस होल्ड सेविंग्स के पे असर पड़ रहा है, क्योंकि जो हाउस होल्ड इनकम, अगर जब इनकम कम है तो मतलब जब आपका जब इनकम मिलता है तो आपका पहला इरादा ये सेविंग नहीं है, जो मतलब जो खर्चा है, जरूरी खर्चे, वो तो पहले वहाँ ही जाएगा पैसा। जब वहाँ तो जब इनकम नहीं बढ़ रहा है, जितना जल्दी तेज़ बढ़ सकता है नहीं बढ़ रहा है, तो आपको सेविंग में भी प्रॉब्लम होने वाला ही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि पहले ओल्ड रिजीम में सेक्शन 80C के तहत जो डिडक्शन मिलते थे, तो लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होने के बावजूद भी टर्म इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम हो गई, तो उसमें कंट्रीब्यूशन करते थे, तो इससे उनका लॉन्ग टर्म में कुछ बचत होती थी और वो पैसा उनके बाद में काम आता था। तो वो चीज़ अब डिस्करेज हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि चलो हमको टैक्स में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करना है, बंद कर दो। हाँ, तो इससे क्या नुकसान नहीं हो रहा है? इससे नुकसान तो हो रहा है। अगर एक परिवार के लिए तो नुकसान हो रहा है। अगर आप जो सेविंग कम जितना होना चाहिए नहीं करेंगे तो आगे जाके तो नुकसान तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को उतना दिलचस्प नहीं है। जैसे पहले जो LIC का पॉलिसी भी था, ये सब
बहुत लॉन्ग टर्म था ना, आप निकाल नहीं सकते, इस साल डाल के 2 साल में निकाल नहीं सकते। तो और LIC ज़्यादा तक सरकार के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करती थी, तो उनके लिए दोनों साइड के लिए ये बेनिफिट था वहाँ। बट अभी सरकार को तो अभी उतना ये ऐसे यहाँ से पैसे लेने में उतना दिलचस्प नहीं, पता मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इसीलिए ये न्यू टैक्स रेजिम में किसी जो सेविंग रूट है उनको इनकरेजमेंट नहीं है। तो उनका आज का अप्रोच है कि हम ये आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं, आप निर्णय कीजिए कहाँ डालना चाहते हैं, अगर खर्चा करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए टैक्स के कारण सेविंग मत करो, अगर आपको करना है तो कीजिए। आखिर में सर, आज की इस बजट की सबसे बड़ी चीज़ आप क्या मानते हैं? वन पॉइंट कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं हुआ। ये थी बजट को लेकर हमारे सीनियर एडिटर संजीव जी से हमारी बातचीत। और बजट के बाद भी आपको आने वाले एक हफ्ते तक कई ऐसी खबरें मिलेंगी जो बजट के दिन पता नहीं चलती हैं, वो धीरे धीरे बाद में जाकर डिटेल आती हैं। तो उन खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल से लगातार जुड़े रहें, और हम फिर संजीव जी से बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। संजीव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।